नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। और आज की हमारी कहानी शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं या जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाकर ऑल का आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि हमारी कहानियों की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे और आप हमारी कहानियों का आनंद उठाते रहें। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानियाँ अच्छी लगती हैं, लाइक शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे और हम आपके लिए ऐसी ही नई नई कहानियाँ लेकर आते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक और बेहतरीन कहानी। पिताजी गुजरे तब रवि की उम्र 12 वर्ष की थी। गीता दीदी 18 वर्ष की और बड़े भैया 22 साल के थे। अचानक हुए इस हादसे को माँ किसी भी स्थिति में बर्दाश्त करने को तैयार नहीं थी। माँ का रो रो कर बुरा हाल था। कच्ची गृहस्थी थी, ऐसे में उन्हें चारों तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा था। सारे रिश्तेदार जमा थे, माँ को समझाने की भरपूर कोशिश कर रहे थे, मगर वह समझने को तैयार नहीं थी। बस एक ही रट लगाए हुए थी कि शेष जीवन कैसे गुजरेगा, गीता की शादी कैसे होगी, अपने दोनों बेटों का पालन पोषण कैसे करेगी। थोड़ी देर में रवि के मामा जी माँ को समझाते हुए बोले, बहन, मैं तेरा सुरक्षा कवच बनकर हर समय तेरे साथ खड़ा रहूँगा, तुम्हारा परिवार संभालूंगा। मामा जी ने अपना वादा निभाया। हर रोज बैंक की ड्यूटी से खाली होते ही सीधे घर आते और अपनी बहन के बच्चों का हाल चाल देते। उन्होंने भरपूर प्रयास किया कभी भी माँ अकेलापन महसूस ना करे। तभी पिताजी की जगह पोस्ट ऑफिस में अनुकंपा आधार पर बड़े भाई सुनील को नौकरी मिल गई। फंड से मिले रुपयों से गीता की शादी हुई। रवि के पिताजी का बनाया हुआ मकान तो था ही, इसीलिए रहने की कोई समस्या नहीं थी। आहिस्ता आहिस्ता घर संभल रहा था। गीता की शादी के बाद माँ ने बड़े बेटे सुनील की शादी भी कर दी और जो थोड़ा बहुत रुपया बचा था वह बुरे वक्त के लिए बैंक में जमा करा दिया। माँ को विश्वास था कि रवि पढ़ाई में होशियार है, वह कहीं ना कहीं सेटल जरूर हो जाएगा, मगर नियति को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन रवि की माँ को अचानक से ब्रेन हेमरेज हुआ और वह सबको रोता बिलखता छोड़ इस दुनिया से चली गई। सुनील को इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, लेकिन रवि बिल्कुल अकेला हो गया। उस समय वह माँ को याद करके फूट फूट कर रोया था। बड़े भाई के पास तो दुख सुख की भागीदारी उनकी पत्नी थी, लेकिन रवि के आंसू पोंछने वाला कोई नहीं था। माँ की 13वीं तक रवि की बहन गीता वहीं पर रुकी। जैसे ही वह अपने ससुराल गई तो घर काटने को दौड़ने लगा। सबसे बुरी बात यह हुई कि सुनील और उसकी पत्नी ने रवि की जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लिया। एक दिन रवि ने माँ की पासबुक देखी तो उसमें फूटी कौड़ी भी नहीं थी। यह जानकर वह स्तब्ध रह गया। उसने अपने बड़े भाई सुनील से पूछा तो वह तल्खी भरे शब्दों में बोला, मैं क्या जानूं। रवि बोला, जानते क्यों नहीं भैया, पूरे 12 लाख रुपए थे। माँ ने मेरी डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए रखे थे। आपको तो पिताजी की जगह नौकरी मिल गई, अब मेरा क्या, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, पढ़ाई के लिए पैसे कहाँ से लाऊं। सुनील गुस्से में भरकर बोला, जब तुम जानते हो कि 12 लाख रुपए थे तो तुझे ही पता होगा कि कहाँ गए। तुम ही चिपके रहते थे माँ से, तुम माँ बेटा मिलकर क्या खिचड़ी पकाते रहते थे, मुझे क्या पता। रवि बोला, भैया याद कीजिए, आपने कभी माँ से पैसे उधार लिए हो, क्योंकि माँ ने मुझे बताया था कि यह पैसे वह मेरी डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए रख रही। माँ मेरे भविष्य से खिलवाड़ नहीं कर सकती। सुनील रवि पर तड़तड़ा कर बोला, तेरा दिमाग खराब है क्या, मुझे क्या ज़रूरत है पैसों की, मेरे पास अच्छी खासी तनख्वाह आती है। रवि बोला, भैया मैं तो आपसे पूछ रहा था, लेकिन आप बात को बढ़ा रहे। माँ आप पर आर्थिक बोझ नहीं डालना चाहती थी, इसीलिए उन्होंने वह पैसे बचा कर रखे थे। विवाद को विराम दे दिया गया, जबकि रवि जानता था कि पैसे सुनील ने माँ से धोखे से लिए, क्योंकि माँ की आदत थी कि वह चेक पर अग्रिम हस्ताक्षर करके रख देती थी। रवि को अपनी पढ़ाई या किसी प्रोजेक्ट से संबंधित पैसे की जरूरत होती तो वह स्वयं पैसे निकाल लेता था। सुनील ने माँ की ऐसी आदत का फायदा उठाया होगा। रवि की आंखें नम हो गई। उसे याद आया कि जब माँ की लाश आंगन में अंतिम दर्शन के लिए रखी गई थी, गीता और रवि बिलख बिलख कर रो रहे थे। उस समय भैया भाभी माँ की अलमारी से गहने समेट रहे थे। फिर पैसों पर उनकी नीयत क्यों नहीं बदलेगी। उस दिन रवि को माँ बाबूजी की बहुत याद आई। अगर आज वे जिंदा होते तो उसे यह दिन नहीं देखना पड़ता। रवि को अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी और वह एक अस्पताल में कंपाउंडर की नौकरी करने लगा। सुनील और उसकी पत्नी उसके साथ बेगानों सा व्यवहार करते। एक दिन रवि ड्यूटी से घर आया तो घर पर ताला लगा हुआ था। भैया को फ़ोन लगाया तो वह बोला कि मैं परिवार सहित अपनी ससुराल में हूँ और आज हम यहीं पर रुकेंगे, तुम कुछ भी खा पीकर सो जाना। गुप्त जगह से चाबी लेकर रवि ने दरवाज़ा खोला। रसोई में जाकर देखा तो खाने के लिए कुछ भी नहीं था। स्वयं खाना बनाने के लिए गैस जलाई तो कुछ सेकंड जली, फिर बंद हो गई। उस दिन अस्पताल से आने में उसे बहुत देर हो गई थी। इस कार्यवाही में काफ़ी रात हो गई।
बाहर भी खाने का कुछ मिलने की उम्मीद नहीं थी। रवि मन ही मन सोचने लगा, भैया को ऐसा करना था तो मुझे फ़ोन कर देते, मैं बाहर से कुछ खा पीकर आ जाता। खुद तो ससुराल में दावत उड़ा रहे और मुझे आज रात भूखा ही सोना पड़ेगा। उस समय रवि को अपने आप पर क्रोध भी आ रहा था और रोना भी। भाभी को क्या कहूँ, भैया तो उन्हें भी अपना छोटा भाई दिखाई नहीं देता। फिर तो हर दिन तीसरे दिन का यही नाटक हो गया। भाभी कभी सिर दर्द का बहाना बनाती तो कभी कमर दर्द का। एक दिन रवि ने साफ साफ कह दिया, भैया अगर भाभी से मेरा खाना नहीं बनाया जाता तो मैं अपना खाना खुद बना लूँगा। भाभी ने सुना तो वह तुनक गई और ताना मारते हुए बोली, वाह देवर जी, पिछले 6 महीने से तो हमारा खा रहे, अब जब कमाने लगे तो अलग रहने की बात करने लगे। रवि को भी गुस्सा आ गया और वह बोला, अलग रहने के लिए आप लोगों ने ही विवश किया है। पिछले 6 महीने में खिलाने का एहसान मुझ पर मत डाली। 12 लाख रुपए आप दोनों ने ही माँ के खाते से छल से निकाले। इतना कहना था कि भैया भाभी भड़क गए। सुनील चीख कर रवि को मारने के लिए दौड़ा। बेशरम, हम लोगों पर इस तरह का आरोप लगाते हुए तुझे शर्म नहीं आती? रवि भी गुस्से में था और वह बोला, भैया हकीकत तो यही है कि अगर वह रुपया होता तो मुझे अपनी पढ़ाई बीच में छोड़कर अस्पताल की मामूली नौकरी नहीं करनी पड़ती और ना ही रोटी के टुकड़ों के लिए आप दोनों पर बोझ बनना पड़ता। भैया इठलाते हुए बोले, अच्छा छोटी नौकरी नहीं करता तो क्या कलेक्टर बन जाता? रवि बोला, कलेक्टर नहीं मगर ढंग की नौकरी तो करता। आपने पिता का फर्ज निभाना तो दूर, मेरा हक भी मार लिया। आप मेरा सुनहरा भविष्य निगल गए। सुनील गुस्से में बोला, आज से तुम्हारा मेरा संबंध खत्म, निकल जा इस घर से। एक तो तुझे खिलाया और ऊपर से मुझ पर ही चोरी का इल्जाम लगा रहा है। रवि एक कमरे में अलग रहने लगा। कुछ दिनों बाद गीता मायके आई। दोनों भाई को बीच दूरी देखकर उसका दिल बहुत रोया। माँ थी तो गीता की इस घर में बहुत आवभगत होती थी, लेकिन माँ के गुजरते ही भाभी ने गीता को भी अपने रंग दिखाने शुरू कर दी। अब तो दोनों भाई अलग ही हो गए। गीता अगले दिन ही ससुराल वापस लौट गई। उसके बाद कभी नहीं आई और ना ही कभी भैया भाभी ने उसे बुलाया। रवि अलग कमरे में बना खा रहा था, लेकिन भाभी को यह भी रास नहीं आया। वास्तव में वह पूरा मकान अकेले ही ढकार लेना चाहती थी। वह किसी न किसी बात को लेकर झगड़ा करती ही रहती थी। भाभी का मायका आर्थिक रूप से कमजोर था। माँ ने यह सोचकर उसे अपने घर की बहू बनाया था कि गरीब घर की बेटी सबसे बनाकर रखेगी, मगर हुआ उल्टा। पति की सरकारी नौकरी, आर्थिक रूप में संपन्न ससुराल मिला तो वह स्वार्थी और अहंकारी हो गई। जीते जी कभी सास का सम्मान नहीं किया, मरने के बाद देवर और ननद को भी बेइज्जत करने लगी, जिसकी वजह से वह भी दूर हो गई। भाभी रवि को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने की पूरी कोशिश करती ताकि वह यह मकान छोड़कर चला जाए, परंतु रवि टस से मस नहीं हुआ। वह उनकी मंशा जान चुका था। एक दिन सुनील रवि से आकर बोला, रोज रोज की चिक चिक से अच्छा है हम यह मकान बेच दें और अलग हो जाए। यह सुनकर रवि सन रह गया। क्या पिताजी की विरासत को भाई बेच देंगे? आदमी जानवर पालता है तो उससे भी मोह रखता है। यह तो पिताजी के सपनों का आशियाना है। कितनी यादें जुड़ी हैं हम लोगों की इस घर से। कितने कष्ट झेलकर माँ बाबूजी ने यह मकान बनवाया था और सुनील पत्नी के भड़काने पर इसे बेचना चाहता है। रवि मजबूर था। मकान बेच दिया गया। मकान बिकने के बाद सुनील ने गीता को फूटी कौड़ी भी नहीं दी थी। मामा ने रवि को सलाह दी कि अगर बड़ा भाई गैर जिम्मेदार हो गया तो तुम अपनी जिम्मेदारी निभाओ, अपने हिस्से में से बहन को कुछ रुपए दे दो, आखिर वह भी मकान में बराबर की हिस्सेदार है। पिता की प्रॉपर्टी में उसका भी हक है। मामा के कहने पर रवि ने अपने हिस्से से 5 लाख रुपए गीता को देने का भरसक प्रयत्न किया, परंतु उसने मना कर दिया। गीता पैसे लेने को तैयार नहीं थी, लेकिन रवि ससुराल वालों की मानसिकता जानता था। पीछे से सास ससुर बहन को ताना जरूर मारेंगे। थोड़े रुपए के लिए वह अपनी बहन का सिर नीचा नहीं होने देगा। इसीलिए उसने भाई बहन के नाते की कसम देते हुए गीता को रुपए दे दिए। फिर रवि किराए के मकान में रहने लगा। कुछ पैसे और जोड़े, कुछ लोन लिया और कुछ बचे हुए पैसे थे, जिससे रवि ने जल्दी ही अपने लिए एक छोटा सा मकान खरीद लिया। गीता के प्रयासों से उसकी शादी हो गई। रवि की पत्नी बहुत शालीन और समझदार थी। वह गीता का पूरा आदर करती थी। हर त्योहार पर गीता को बुलाती थी। रवि की शादी में सुनील की तरफ से कोई नहीं आया। 10 साल गुजर गए। रवि का एक बेटा और एक बेटी है। उसका अपना खुशहाल छोटा सा परिवार है। इस बीच भैया भाभी का थोड़ा बहुत हालचाल अन्य स्रोतों से पता चला कि भैया 3 बेटियों के पिता बन गए। अपना फर्ज निभाने की बजाय, बेटियों को पढ़ा लिखा कर आत्मनिर्भर बनाने की बजाय उन्होंने शराब की लत लगा ली। हमेशा जिम्मेदारियों से भागने वाला इंसान भला बेटियों को आत्मनिर्भर कैसे बनाएगा? यह सोचकर रवि को बेटियों पर बहुत तरस आ रहा था। एक दिन गीता ने बताया कि बड़े भाई की हालत बहुत खराब है। रवि
परिवार सहित अस्पताल पहुंचा, भाभी ने उन्हें खास तवज्जो नहीं दी, उल्टा उल्हाना देने लगी कि संकट की घड़ी में किसी ने उनका साथ नहीं दिया। कुछ दिन बाद फिर खबर मिली कि पेट में जोर का दर्द उठा और भैया यह दुनिया छोड़कर चले गए। रवि परिवार सहित फिर से अपने भाई के घर पहुंचा और तीनों बेटियों और भाभी बिलख कर रो रही थी। आसपास बैठे लोग कह रहे थे कि जिन बेटियों से सुनील नफरत करता था, उन्हीं बेटियों ने बीमारी में पिता की बहुत देखभाल की। बड़ी बेटी उसे फूटी आंख नहीं सुहाती थी, वहीं बड़ी बेटी देखभाल में सबसे आगे थी। भैया के दाह संस्कार के बाद रवि अपने घर वापस लौटने लगा। बेटियों के सिर पर हाथ रखकर बोला, भाभी, मैं आर्थिक रूप से मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा कि आपको भैया के स्थान पर नौकरी मिल जाए। भाभी, आप भूल गई कि नौकरी के अंतर्गत अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो सरकार उनके आश्रितों को नौकरी इस आधार पर देती है कि उनके परिवार को आर्थिक समस्या से जूझना ना पड़े, बच्चों को अपने भविष्य से समझौता ना करना पड़े। लेकिन भैया को जैसे ही पिताजी की नौकरी मिली, उन्होंने अपने सारे कर्तव्यों से मुख मोड़ लिया। उन्हें तो ऐसा लगता था कि जैसे वह नौकरी उन्हें उनकी अपनी योग्यता से मिली, अनुकंपा पर नहीं। अगर भैया अपना फर्ज उस समय निभाते तो आज मैं बड़ा डॉक्टर होता, शायद भैया का समय पर इलाज कर पाता और यह विपत्ति आप पर नहीं आती, सब कुछ ठीक होता। रवि अपने घर लौट आया। आज भाभी को समझ आया कि परिस्थितियां प्रतिकूल होती तो जिंदगी हिसाब किताब कितना जटिल हो जाता है। तो दोस्तों, आपको यह छोटी सी कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। आशा करता हूँ कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगे, लाइक शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें, ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे और हम आपके लिए नई नई कहानियाँ लेकर आते रहें। तो दोस्तों, कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय जवान और जय किसान।